गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स। आप सभी श्रोताओं का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न तो कोई खास नहीं है, एक डॉक्यूमेंट के बारे में है। ये पहला प्रश्न जो है भेजने वाले हैं रोहित नाम है इनका, ये साइंटिस्ट है वाराणसी में। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है व्हाट्सएप पर और वो सर्टिफाइड कॉपी, और डॉक्यूमेंट के बारे में उन्होंने पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। हालांकि व्हाट्सएप पर हमने उनको जवाब दे दिया था कि ये डिग्री है, सूट का डिग्री। ऐसा बहुत लोग करते हैं और बहुत सा ऐसा पेपर भेजते हैं। बराबर हम कहते हैं कि इस तरह का पेपर नहीं भेजिए जिसको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो, बहुत पुराना पेपर है, प्रिंट है। व्हाट्सएप पर फोटो कॉपी भेजते हैं, घसीटा लिखा हुआ है, कैंची में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, या हिंदी में भी है तो घसीटा लिखा हुआ है। तो उस तरह का पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। फिर भी मैंने व्हाट्सएप पर उनको तुरंत जवाब दे दिया था रोहित जी को। आज हम और विशेष बता देते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है सर्टिफाइड कॉपी, वो टाइटल सूट नंबर 47 ऑफ 1942 में जो डिग्री बनी उसी की कॉपी है। और ये टाइटल सूट हुआ था मुंसिफ कोर्ट मधेपुरा में, और टाइटल सूट फाइल करने वाले व्यक्ति थे उग्र नारायण सिंह, और जिनके विरुद्ध टाइटल फाइल हुआ उनका नाम था जगत साहू, बराही टोला लक्ष्मीनिया के। टोटल 4 एकड़ 73 डिसमिल जमीन के संबंधित वो टाइटल मुकदमा था, जिसमें जो डिग्री बना है 14/8/1943 का। अभी डिग्री क्या है उसका कंटेंट्स आप पढ़ करके समझिएगा, इनके पक्ष में क्या फैसला हुआ उस जमीन के बारे में, वो डिग्री पढ़ने से पता चलेगा। तो आपने सिर्फ पूछा था कि डिग्री की डॉक्यूमेंट क्या है, उसका जवाब इतना ही है। और डॉक्यूमेंट को पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होगी, व्हाट्सएप पर हम नहीं पढ़ सकते। वो डॉक्यूमेंट को अगर आपको पढ़वाना होगा तो जो कैची जानकार व्यक्ति हैं उनके पास ले जाइए, उसका हार्ड कॉपी या जो ओरिजिनल कॉपी आपके पास है उससे पढ़वाइएगा। व्हाट्सएप पर भेज करके उसको पढ़वाना मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, त्रिभुवन तिवारी क्या करते हैं और कहाँ से लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने लिखा है व्हाट्सएप पर, सिर्फ नाम लिखा है त्रिभुवन तिवारी। इनका है, शुरू होता है, आपसे मिलना चाहते हैं, बकास जमीन के संबंध में, एडवाइस के संबंध में, समय कब मिलेगा कृपया बताएं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मिलने का समय आपको किसी भी दिन, वर्किंग डे यानी महीना में प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे के बाद हम अपने ऑफिस में बैठते हैं। रात के 11-12 बजे तक ऑफिस खुला रहता है। आप शाम के 7 बजे के बाद किसी भी दिन हमसे मिल सकते हैं। मिलने के पहले हमसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा और जो समय देंगे उसी समय में मिलिएगा। या अगर हाई कोर्ट में कोई छुट्टी रहा, या शनिवार को हाई कोर्ट बंद रहता है और रविवार को बंद रहता है, तो वही, या अन्य कोई छुट्टी रहा तो छुट्टी के दिन ऑफिस में 12 बजे के बाद दिन भर ऑफिस में मिलेंगे। तो 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ऑफिस में छुट्टी के दिन मिलेंगे। तो जिस दिन भी आपको मिलना होगा आप फ़ोन पर समय ले लीजिएगा, जो समय आपको देंगे उसी दिन आपको मिलिएगा। और आप बार बार हम ही कहते हैं, बहुत से लोग चले आते हैं ऐसे ही राय लेने के लिए, आओ ऊपर झापर बात करते हैं, कागजात लेके नहीं आते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा समय बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। आपको जिस संबंध में राय लेना है उस कागजात के साथ आइए, और क्या राय लेना है, क्या करना है, उसको समझ करके आइएगा। उसके बाद प्रश्न है, ये लंबा चौड़ा बहुत लिखे हैं, पुष्कर शर्मा जी कहाँ से, पुष्कर शर्मा लिखते हैं, ये तो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है।
उसका शर्मा जी का जो लिखित है व्हाट्सएप पर वो हम पढ़ते हैं। सर चरण स्पर्श, इसमें प्लॉट नंबर 392 395 जो एक नॉर्मल खेत है का रेंट फिक्स किया हुआ है और मेरे कब्जे में ही है। अभी तो यह प्लॉट गवर्नमेंट की होगी या फिर मेरी? मेरे एंसेस्टर लैंडलॉर्ड थे, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए इसमें मार्गदर्शन क्या है, और आपका कोई प्रॉब्लम होता तब नहीं प्रश्न होता। अभी क्या आपका प्लॉट है, ठीक है, और ये प्लॉट का रेंट फिक्स हो गया। तो रेंट फिक्स हो गया, इसका माने रेंट फिक्स होने के पहले ये रेंट फिक्स वाला के जमीन नहीं था, यानी कि लगान इसका नहीं लगता, ये बेलगान जमीन था। तो बेलगान जमीन जो होता था वो गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ आम या बकास, वो सब का बेलगान जमीन होता था। तो वैसे जमीन को आप किसी प्रकार से हासिल किए होंगे, आपके पूर्वज हासिल किए होंगे, तब उसका लगान निर्धारण हो गया। अगर लगान निर्धारण हो गया और लगान निर्धारण का आदेश आपके पास है और उसके आधार पर आपका रसीद आज तक कट रहा है, तो ये ज़मीन आपकी है और सरकारी रसीद कट रही है, तो सरकार आपको रैयत मान रही है, आपका रैयती हक उसमें हो गया और ये ज़मीन आप ही का रहेगा और सरकार नहीं ले सकती है। जबकि आपका कहना मेरे एंसेस्टर लैंडलॉर्ड थे, तो आपके पूर्वज अगर लैंडलॉर्ड थे, तो अगर इसमें और विस्तृत छानबीन करना है तो उसके लिए देखना होगा कि ये ज़मीन सर्वे खतियान में, पुराना सर्वे खतियान में बकास तो नहीं था। अगर बकास था और ज़मींदारी जाने के बाद ये ज़मीन आपके पूर्वज जो ज़मींदार थे उनके नाम से रेंट फिक्स हो गया, यानी कि रेंट रोल बन गया, फॉर्म एम बन गया, तो वो रैयत हो गए। अगर उनका बकास नहीं था, गैर मजरूआ मालिक था या गैर मजरूआ खास था, तो भी उसका रेंट फिक्स करवा लिए ज़मींदारी जाने के बाद, तो वो रैयत हो गए आपके पूर्वज। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपके पूर्वज ने ही आपके परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से उस ज़मीन का बंदोबस्ती कर दिया हो। तो ये सब पता करना पड़ेगा, पुराना हिस्ट्री या जो आपके पास कागजात हो घर में खोलिएगा या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा। तो किसी भी स्थिति में सर्वे के समय की स्थिति जानने के बाद कोई केस बनेगा। अगर कोई डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा सरकार से या किसी से, तो ये सोच समझ करके लिखना होगा कि बकास था, गैर मजरूआ मालिक था, गैर मजरूआ खास था, उसकी बंदोबस्ती हुई थी या उसका कैसे रेंट फिक्स हुआ था, इसके बारे में जानकारी लेना होगा। अगर वाइज अभी कोई झगड़ा नहीं है, सरकार कोई दावा नहीं करती है या किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, तो आपका ज़मीन है और सरकार आपको रैयत मान रही है, आप मालगुजारी देते जाइए, रसीद कटाते जाइए और कब्जा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फिर प्रश्न करते हैं सर चरण स्पर्श। सर, आप बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि कोई मालिक गैर मजरूआ जमीन अगर जमींदारी उन्मूलन के दिन के मिडनाइट तक उस मौजा के लैंडलॉर्ड के पर्सनल कब्जा में हो तो उसे अभी उस लैंडलॉर्ड की रहती लैंड मानी जाएगी। ठीक है, हमने सही बताया, आपने सही समझा। तो अगर कोई ज़मीन गैर मजरूआ था ज़मीन, तो गैर मजरूआ का माने तो आपको बता ही दिए कि गैर मजरूआ ज़मीन जिसमें खेती नहीं होती थी, तो रैयत लोग जो खेती वाली ज़मीन कब्जा करते थे, जो खेती नहीं होती थी वो ज़मींदार का रहता था, और ज़मींदार के मर्जी से या ज़मींदार के आदेश से कोई रैयत उसमें कोई पेड़ लगाता था या उसका कोई उपयोग करता था, जिसको ज़मींदारिया खुद अपने कब्जे में रखता था। तो ज़मींदारी जिस समय उन्मूलन हुआ तो वो सब ज़मीन अगर ज़मींदार के कब्जा में रह गया तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो ज़मीन सरकार में वेस्ट नहीं किया, वो ज़मींदार का ही रह गया और ज़मींदार उस ज़मीन का रैयत हो गया और सरकार उसका मालिक हो गया। तो उसके लिए सरकार रेंट फिक्स करती थी। तो ज़मींदार अगर अपने कब्जा में रहा तो उस ज़मीन का वो रेंट फिक्स करवा लिया, तो रेंट फिक्स हो जाने के बाद वो रैयत हो गया, रसीद कट गई। यही तरीका था। उसके बाद आगे लिखते हैं मिडनाइट तक उस मौजे के लैंडलॉर्ड के
पर्सनल कब्जे में हो तो उसे अभी उस लैंडलॉर्ड की रहती लैंड मानेंगे। अभी का मतलब अगर आज के तारीख में आप जोड़ते हैं तो जमींदारी उन्मूलन का तो बहुत समय हो गया। उस समय से अगर आज तक रसीद आपका कट रहा है और कब्जा आपका है तो आपका रहती ही माना जाएगा। ये बात सही है। श्रीमान अगर ऐसा हो तो किस डॉक्यूमेंट की हेल्प से अभी ऐसा प्रूव किया जा सकता है? हाँ, अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, बड़ा मुश्किल सवाल है। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है तो आप खोजिएगा। आपको गैर मजरूबा जमीन था खतियान में, तो आपके कब्जा में था, तो रिटर्न जमाबंदी में लिखा हुआ होना चाहिए। रिटर्न जमाबंदी एक डॉक्यूमेंट है। दूसरा रेंट फिक्स हुआ, रेंट फिक्सेशन का केस का डॉक्यूमेंट है। तीसरा फॉर्म एम जो बना रेंट रोल, उसका भी वो डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद जो पहली बार 56 में रजिस्टर 2 बना वो डॉक्यूमेंट है। ये सब डॉक्यूमेंट से प्रमाणित होगा। इस तरह की लैंड अभी हमारे कब्जे में ही है। ठीक है, आपके कब्जे में है तो ये सब खोजिए। स्पेशल सर्वे में सर्वे ऑफिसर के सामने कैसे प्रूव करें? सर प्लीज हेल्प, थैंक यू। तो सर्वे में आपको प्रपत्र 2 फॉर्म नंबर 2 मिलेगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ मिलेगा। ऑनलाइन भी आप फॉर्म निकाल सकते हैं या बाजार में भी फॉर्म मिलता है। यहाँ जहाँ सर्वे का कैंप लगा हुआ है वहाँ भी देगा। उसी में सब कॉलम दिया हुआ है, भर करके उसमें दीजिएगा। तो आपको लिखना होगा आपको ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ और कब से कब्जा चला रहा है, रसीद कट रहा है नहीं कट रहा है, वो सारा दावा आप ना उसमें दीजिएगा। उसी के आधार पर आपका खाता खुल जाएगा। उसके बाद फिर आगे ही लिखते हैं पुष्कर जी, बहुत लंबा चौड़ा। हालांकि हम बार बार अनुरोध करते हैं आप लोगों से कि एक ही व्यक्ति इतना तरह का प्रश्न नहीं करें और उसमें और लोगों को भी मौका मिलेगा। आगे फिर लिखते हैं, सर चरण स्पर्श। श्रीमान अगर खेवट में तौजी नंबर में बटा में भी 1, 2 या 3 लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका सीधा अर्थ होता है कि जमींदारों के बीच में जब बंटवारा होता है तो हर जमींदार का अपना अपना खेवट नंबर होता है और हर जमींदार का अलग अलग तौजी होता है। और कभी कभी सामलात तौजी होता है। एक ही तौजी में कई जमींदार रहते हैं, तो जब बंटवारा होता है तो जैसे मानिए तौजी नंबर 14,971 है, 3 जगह बटा तो उसका बटा 1, बटा 2, बटा 3 लिखा जाएगा। तो तौजी नंबर 14,971 बटा 1 राम का हुआ, बटा 2 श्याम का हुआ, बटा 3 मोहन का हुआ। इस तरह से वो बंटवारा होता है। उसी तरह से खेवट में भी अगर एक ही खेवट में है तो बाद में खेवट 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे भी लिखा जाता है। मेरे मौजा का तौजी नंबर 3096 है जो मैं PDF भेजा रहा हूँ। यह खेवट नंबर 10 का PDF है जिसमें बहुत सारे मालिक और उनके उस मौजा में शेयर दिया हुआ है, लेकिन पेज नंबर 2 पर कुछ नेम के सामने तौजी नंबर में 3096/1, 3096/2, 3096/3 ऐसा लिखा। जैसा अभी हम उदाहरण दिए वो ठीक लिखा हुआ है। 3 जमींदार में के बीच में बटा, एक में नाम जिनका होगा उनका हो गया, 2 में जिनका नाम होगा उनका हो गया, तीनों का अलग अलग हो गया। श्रीमान इसका मीनिंग है कृपया हेल्प मार्गदर्शन करें, थैंक यू। इसमें हेल्प और मार्गदर्शन क्या माने आपको बता दिए, समझिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके चलते कोई झगड़ा हो गया, केस मुकदमा हो गया, तो उसमें हेल्प करने और मार्गदर्शन की जरूरत है। इसका सीधा माने क्या है ये आप समझ गए। अब बता दिए कि जब बंटवारा होगा तो 1, 2, 3 जितना टुकड़ा में बटेगा उसी के बटा में लिख दिया जाता है। उसके बाद लिखते हैं, सर आपका अगला वीडियो कब आएगा? तो हमने जवाब भी दे दिया था जल्दी आएगा। उसके बाद फिर लिखते हैं, सर प्लीज टेक माई लास्ट 2 क्वेश्चन ऑल्सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। तो यही तो लास्ट दोनों क्वेश्चन है आपका, तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब हम दे ही रहे हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप ये वीडियो जरूर सुन रहे होंगे। आप ये सुन लीजिएगा, नहीं सुने होंगे तो जब नोटिफिकेशन होगा, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा, आपको पता चलेगा। इसलिए सभी श्रोताओं से बराबर हम अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को, जो वीडियो चैनल है उसका नाम आप जानते हैं, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और जिनको शेयर करते हैं उनको भी कहिए कि आप भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपके मोबाइल पर उसकी सूचना चली जाएगी। तब आप खोल करके देख सकते हैं कि कौन सा लेक्चर आया है नया वीडियो में, क्या इनका प्रश्न का उत्तर हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसलिए आप वीडियो खोलिएगा तो आपको आपके प्रश्न का, सभी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद का प्रश्न है अनुज कुमार। अनुज कुमार क्या करते हैं और कहाँ से प्रश्न किए हैं, स्थान नहीं लिखा है और अपने बारे में और विशेष जानकारी नहीं दिया है। इन्होंने लिखा है, सर आपसे कुछ बात करना है वार्षिक परीक्षा को लेकर। तो वार्षिक परीक्षा पर तो हमारा लेक्चर आया हुआ है, आप वो लेक्चर सुन लीजिए। सुनने के बाद अगर कोई भ्रम हो, कोई बात हो, तो आप छोटा मोटा सवाल फ़ोन करके पूछ सकते हैं और उस पर हम जवाब दे देंगे। जब फ्री समय रहेंगे उसी समय फ़ोन कीजिएगा। फ़ोन करके आप जिस समय फ़ोन कीजिएगा पूछ लीजिएगा। अगर फ्री हैं 2 मिनट 4 मिनट बात कर सकते हैं तो उस समय बात कर लेंगे, अन्यथा आप कोशिश कीजिएगा 7 बजे शाम के बाद ही फ़ोन पर बात करने या छुट्टी के दिन में बात करने का। तो ये आप बात कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के बारे में आपका तो कोई विशेष स्पेसिफिक प्रश्न है नहीं, और वार्षिक परीक्षा के बारे में जो जानकारी है वो पहले से हमारा वीडियो लेक्चर है, वो आप प्ले लिस्ट में जाइए और खोज लीजिए और मिल जाएगा आपको वार्षिक परीक्षा के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राजमणि सिन्हा उर्फ बबलू, ग्राम सीमा, राजगीर, जिला नालंदा से। ये लिखते हैं, चाचा जी चरण स्पर्श, आपसे बात करनी है। सरकार एयरपोर्ट बनाने के लिए हम सभी का जमीन ले रहा है और कीमत बहुत कम दे रहा है, अतः सब केस लड़ना चाहते हैं। इसमें आपसे मदद हो जाएगा चाचा जी, इन्होंने। तो इनका क्या प्रश्न है ये क्लियर नहीं है, फिर भी 2 चीज़ इससे पता चलता है। हालांकि व्हाट्सएप पर हमने जवाब दे दिया था कि आप हमसे फ़ोन पर बात कीजिए, और फ़ोन पर बात भी हो गई है शॉर्ट में, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न का आज डिटेल में उत्तर दे रहे हैं। राजमणि सिन्हा का प्रश्न का, अगर सरकार एयरपोर्ट बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रही है तो सरकार को कानून के अंतर्गत पब्लिक यूटिलिटी के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, आम जनता के भलाई के लिए रईती जमीन, प्राइवेट जमीन को अर्जित करने का कानूनन अधिकार दिया गया है। ये अंग्रेज के ज़माना से चला रहा है। वो कानून में कई बार मरम्मत और बदलाव हुआ, अब तो नया कानून आ गया, इसमें भी पूरा अधिकार सरकार को दिया गया। तो सरकार को अर्जन करने से रोकना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो रोकने का एक तरीका है जिसको कि अपनाया जा सकता है। तो आपके प्रश्न से ही नहीं पता चल रहा है कि आप लोग रोकना चाहते हैं, दूसरा ही पता चल रहा है कि कीमत बहुत कम दे रहा है तो केस लड़ना चाहते हैं। तो दोनों 2 चीज़ है, अगर अर्जन से सरकार को रोकना है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, और अगर मुआवजा कम मिल रहा है, कंपनसेशन कम मिल रहा है, तब उसके लिए अलग प्रक्रिया है। तो दोनों पर आपसे बात कर लेते हैं, दोनों के बारे में बताते हैं। जैसा कि फ़ोन पर आपसे बात हुई थी और हमको वहाँ के रईतों के बारे में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम ये जवाब दे रहे हैं कि आप जितने भी ग्रामीण हैं सीमा के, जिनकी ज़मीन एयरपोर्ट में जा रही है, या अगल बगल के गांव के ग्रामीण के कृषक जो हैं उन लोग का ज़मीन जा रही है, तो ज़्यादातर लोग कृषक लोग हैं जो जिनकी जीविका खेती पर निर्भर है, और सब छोटे किसान हैं, लघु कृषक लोग हैं या मार्जिनल फार्मर हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति का अलग अलग आवेदन चाहिए या एक समूह में आवेदन चाहिए, जो आप सबसे पहले जिला अधिकारी को ज्ञापन दीजिए, स्थानीय पदाधिकारी, अंचल अधिकारी जो होते हैं उन लोग को ज्ञापन दीजिए, और कमिश्नर को ज्ञापन दीजिए, और भू अर्जन विभाग के पदाधिकारी को ज्ञापन दीजिए, और सरकार को दीजिए, मंत्री मुख्यमंत्री तक जहाँ जहाँ भी आप दे सकते हैं ज्ञापन दीजिए, और एक बार नहीं 2 बार देते जाइए। उसमें मुख्य बिंदु ये उठाना होगा कि हम लोग इतने व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 200 व्यक्ति, 500 व्यक्ति, सब व्यक्ति का जमीन इसमें जा रहा है, और सभी लोग लघु किसान हैं और उनको जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही है। अगर इनकी ज़मीन चली जाएगी तो भूमिहीन हो जाएंगे और गांव से विस्थापित हो जाएंगे,
और इनकी जीविका चलाना मुश्किल होगा और इनको अपना कृषि का व्यवसाय छोड़ करके कोई दूसरा मजदूरी कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए और हम लोग का जो कृषि योग्य भूमि है और कृषि कार्य इसमें होता है और ये पैदावार भूमि है, ऐसे भूमि का अर्जन नहीं किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। राजगीर के आसपास और भी क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बंजर भूमि है, कुछ उसमें सरकारी भूमि है, वो सब क्षेत्र को देखा जाए। ये सब वैकल्पिक भूमि भी आप बता सकते हैं अगर आपको मालूम है तो, और नहीं तो अपने बारे में लिखना है। और अगर अलग अलग देते हैं प्रत्येक व्यक्ति तो उसमें देना होगा हमारे परिवार में इतना सदस्य है और कोई बाहर की कोई आमदनी नहीं है, कृषि के अलावा कोई आमदनी नहीं है, हमारा आमदनी का जरिया नहीं है, तो हम लोग भूखे मरेंगे और हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। किसी को मान लीजिए कि 10 बीघा ज़मीन है, उसमें से 5 बीघा जा रहा है, तो 5 बीघा ज़मीन जितना परिवार में आदमी है वही सफिशिएंट नहीं, और किसी का 5 बीघा है तो 5 बीघा जा रहा है, तो उसके बारे में अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आवेदन देता है तो उसमें पूरा डिटेल देगा, और जनरल सब मिल के जो देते हैं उसमें जनरल मजमून रहेगा। इसलिए आप वहाँ पर राजगीर में किसी अच्छे स्थानीय अधिवक्ता से मिलिए या बिहार शरीफ में मिल करके वैसा आवेदन सक्षम पदाधिकारी जहाँ जहाँ हैं उन लोगों को इसका आपत्ति आवेदन दीजिए। और जब आपत्ति आवेदन का कोई जवाब आ जाए सरकार की तरफ से तो अच्छी बात है, अगर जवाब नहीं भी आता है तो आप जो भी आवेदन दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन या आवेदन या आपत्ति पत्र दिए हैं, सब का एक एक कॉपी अपने पास रखिए और सबको रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए। अगर हैंड टू हैंड देते हैं तो उसमें रिसीविंग लेना चाहिए, जिस पदाधिकारी को देते हैं उसका रिसीविंग होना चाहिए। तो उस सब का एक कॉपी, फोटो कॉपी रिसीविंग वाला या एक कॉपी स्पीड पोस्ट से जाता है तो भी उसका वो फोटो कॉपी रख दीजिए, और स्पीड पोस्ट का रसीद या रजिस्ट्री वाला रसीद है सब रख, वो सब कॉपी वगैरह ले करके और जितने व्यक्ति का जमीन उसमें गया है, जितने व्यक्ति आपत्ति दिए हैं, सब व्यक्ति का एक चार्ट बनाइए अलग से टाइप करा कर, उसमें उस व्यक्ति का नाम, उम्र, पिता का नाम, व्यवसाय, ये सब दर्शाइए और उनके परिवार में व्यक्तियों की सूची कितनी है, कितने व्यक्ति हैं वो लिखा होना चाहिए, और उनका कोई आमदनी का जरिया खेती के अलावे है या नहीं इसके बारे में जिक्र होना चाहिए, और कितना ज़मीन टोटल है उनका खाता प्लॉट के साथ जिक्र होना चाहिए। ऐसा चार्ट बना करके और जो आवेदन दिए हैं उसका एक कॉपी के साथ आप लोग लाइए और ला करके दीजिए, तो हाईकोर्ट में रिट फाइल होगा कि सरकार को भूमि अर्जन करने से रोक दिया जाए। तो हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा केस हम बनाते हैं तो अर्जन से मुक्त भी किया जा सकता है, जमीन को सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती। अगर ये संभव नहीं हुआ, अब तक आपने नहीं किया या किया है तो असंभव नहीं लगता है, तो ज़मीन आपका जब भू अर्जन होगा तो आप भू अर्जन पदाधिकारी के पास अपना आपत्ति दीजिएगा, अपना दावा कीजिएगा लिखित में। हर रैयत अपना अपना कि हमारा ज़मीन 3 फसला है, 4 फसला है, यहाँ बिक्री का रेट ऐसे है, इसका रेट ऐसे है, ये हमारा आवासीय भी है, अगर कोई सड़क के किनारे है तो व्यवसायिक भी है, और ये ज़मीन खेती का है, और इसके अलावे और कोई बाज़ार का है। कुछ जो भी ज़मीन का कीमत होगा, ज़्यादा जिस ज़मीन का कीमत होगा उस हिसाब से वो सब ग्राउंड, उसमें कुछ मकान बना हुआ है, कुछ और बना हुआ है, या पेड़ है, या बोरिंग है, पंपिंग सेट है, दुकान मकान है, कोई रूम है, तो उस सब का कीमत सब का अलग अलग उसमें विस्तृत ब्यौरा दीजिएगा और कहिएगा कि हमको मुआवजा जो इतना प्रति एकड़ मिला है या इतना रुपये डिसमिल मिला है, कम है, हमको इतना रुपये डिसमिल मिलना चाहिए। अगर वो नहीं देगा, वहाँ पर लैंड एक्विजिशन पदाधिकारी जो है आपकी आपत्ति के बावजूद भी वहाँ पर नहीं बढ़ाता है, तब जो अवार्ड आपके बनेगा वो अवार्ड का रकम आप आपत्ति के साथ लीजिएगा और कहिएगा कि हमारा जो आवेदन है हम इसको लारा कोर्ट में, माने ट्रिब्यूनल में, सक्षम न्यायालय में भेज दिया जाए वहाँ पर सुनवाई के लिए। तो वहाँ से आपका केस सब चलावेगा। पटना में लारा कोर्ट बना है, लैंड एक्विजिशन का एक अलग ट्रिब्यूनल बना है, वहाँ चला गया केस।
और यहाँ पर गैर गवाही होगा, कागजात लिया जाएगा, ज़मीन का कीमत कम है ज़्यादा है, किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, इस पर गैर गवाही के बाद लारा कोर्ट फैसला करेगा, तो आपको डिग्री बनेगा बढ़ाने का। तो ये उपाय हुआ। यही दो तरीका है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे और जिस पर आप काम कर रहे हैं आप काम कीजिए। ग्रामीणों के राय विचार करके आपस में मीटिंग बुला करके कीजिए, और उसमें अगर स्थानीय नेता लोग हैं, मुखिया है, सरपंच है, उनसे भी प्रमाण पत्र लीजिए, मदद लीजिए। एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उनसे भी कुछ प्रमाण पत्र लीजिए और मदद लीजिए कि हाँ इन लोग का कहना सही है, और इन लोग का जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, खेती की स्थिति है, लघु कृषक लोग हैं, जीविका का सवाल है, इसको मद्देनजर रखते हुए आवेदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है, ऐसा रिकमेंडेशन करवा लीजिए तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद का प्रश्न है रविशेष कुमार। ये रविशेष कुमार कहाँ से लिखते हैं ये इन्होंने नहीं लिखा है, और क्या करते हैं ये भी इन्होंने नहीं लिखा है। फिर भी इनका प्रश्न हम पढ़ते हैं। सर, प्रोवेट केस में इंटरवेनर कैसे बना जाता है? पहला प्रश्न एक लाइन का है, बहुत अच्छा है, तो इसका एक लाइन का पहले जवाब दे देते हैं। आगे फिर इन्होंने लिखा है, मेरे दादाजी ने 1970 में एक ज़मीन परचेज किया था और 1999 में उसी ज़मीन और भी ज़मीन का एक बिल लिखा जाता है जिससे हमारे दादाजी ने लिया था उसी के परिवार के लोगों को के द्वारा। वो लोग अलग फरीक हैं। प्रोवेट केस चल रहा है, इसमें हमें पार्टी नहीं बनाया है, इसमें पार्टी कैसे बन सकते हैं, प्लीज मार्गदर्शन करें सर। देखिए, अब जब आपका केस चल रहा है तो इसमें आपको किसी वकील से संपर्क करके और राय ले करके, और जैसा वो वकील साहब कहेंगे वैसा आपको आवेदन देना होगा, और इससे हमारे बताने से आपका काम नहीं होगा। अगर आप कहाँ से आप लिख रहे हैं, कौन कोर्ट में केस चल रहा है, ये भी नहीं लिखे हैं। अगर आपको वहाँ स्थानीय अधिवक्ता, जहाँ तक हमको अनुभव है आजकल प्रोवेट केस में, जहाँ जिला स्तर पर देखते हैं अधिवक्ताओं को भी बहुत कम जानकारी है इस सब का, प्रोवेट में पार्टी बनने का, और वहाँ पर जो जजेज लोग काम कर रहे हैं उनको भी बहुत कम जानकारी, और बहुत गलत सलत ऑर्डर आ रहा है। अभी हमारे पास 2-3 दिन पहले मोतिहारी का एक केस आया, 2 केस आया, वही प्रोवेट का ही केस है, जिसमें कि पार्टी बना दिया गया था कुछ लोगों को, कुछ को नहीं बनाया गया था, और नोटिस गया था कुछ को नोटिस नहीं गया था। बाद में वो रिवोक हो गया। रिवोकेशन के ऑर्डर के बाद वो फिर हाई कोर्ट में मेरे पास अपील के लिए आया, तो वो ऑर्डर देख करके हमको लगा कि नीचे का कोर्ट ने भी सही ऑर्डर नहीं किया है, और ऊपर का कोर्ट यानी कि सब जज कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों कोर्ट की गलती उसमें है। तो कोर्ट के स्तर पर, जज के स्तर पर और वकील के स्तर पर दोनों जगह बहुत गलती देखने को मिलती है। और चूंकि हम जुडिशियल एकेडमी में जजेज लोग को पढ़ाते हैं तो उसमें भी कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है, उससे भी हमको ये अनुभव है कि बहुत कम जानकारी लोगों को है। हालांकि जब से हम लगभग 10 वर्षों से क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जो ऑफिसर हमारा क्लास अटेंड किए हैं या जो वकील हमारे संपर्क में आए हैं, जो हमसे मिले हैं या पूछे हैं या डिस्कस किए हैं, वो सब लोग को जानकारी हो गई है, वो लोग सही काम कर रहे हैं और कहीं गलती नहीं हो रही। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा लोग अभी गलती करने वाले ही हैं। बहुत कुछ सुधार हुआ है, आप उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोवेट केस में कोई इंटरवेनर बनने का अधिकार नहीं है, यानी कि प्रावधान नहीं है। जैसे कि सीपीसी में, टाइटल सूट में या और कोई सिविल सूट होता है, उसमें कोई व्यक्ति दरखास्त देके इंटरवेनर बनता है, वैसे दरखास्त देके प्रोवेट केस में इंटरवेनर नहीं बनाता। इसमें इंटरवेनर बनने का तरीका है कि कैविएट फाइल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैविएट लॉन्च करना। कैविएट जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट के किताब जो है जिसके तहत प्रोवेट होता है, उसी किताब में कैविएट देने का प्रावधान है, और उसी प्रावधान के तहत कैविएट दिया जाता है, और कैविएट का फॉर्म भी उसी में बना हुआ है।
तो कैविएट कौन देगा? जिसको कैविटेबल इंटरेस्ट होता है, यानी कि कैविएट देने का जिसको अधिकार है। तो उसमें उतना फैक्ट लिखना पड़ता है, फॉर्म बनाकर, फॉर्म में कैविएट के फॉर्म में भर करके एफिडेविट के साथ सारा फैक्ट लिखना पड़ता है कि हमको कैविएट देने का अधिकार है, हमारे पास कैविटेबल इंटरेस्ट है। यानी कि अगर हमको वो बिल हटा दिया जाए तो उस ज़मीन में हमको भी हिस्सा मिलेगा। अगर आपके दादाजी का चीज़ है, अगर विल नहीं लिखते तो नेचुरली आपको भी उसमें हिस्सा होता। तो अगर जो व्यक्ति विल लिखा है वो व्यक्ति मर गया बिना विल लिखे हुए, उसमें जिस जिस व्यक्ति को हिस्सा पहुंच सकता है, चाहे एक पैसा भी क्यों ना हो हिस्सा, वो सब व्यक्ति को कैविटेबल इंटरेस्ट माना जाता है। और दूसरा, अगर विल में भी कुछ आपको एक पैसा हिस्सा दे दिया गया है तो उसको भी कैविटेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। या तो विल के जरिए कुछ उसमें अधिकार मिला हो प्रॉपर्टी में, या अगर विल को हटा दिया जाए और बिना विल के मर गए, जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं वो मर गए, तो उनके वारिस होने के नाते आपको उसमें हक हिस्सा पहुंचता है। तो आपका जो हक हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं कैविटेबल इंटरेस्ट। यही कैविटेबल इंटरेस्ट अगर आपको है तो आपको कैविएट लॉज करने का, यानी कि फाइल करने का अधिकार है। जब कैविएट आप लॉज कीजिएगा तो जज साहब उस पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई करके देखेंगे कि आपको कैविटेबल इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर वो समझेंगे हैं तो आपको परमिट करेंगे कि आपका कैविएट हम अलाउ करते हैं, तब आपको इजाज़त देंगे कि आप उसमें जवाब दीजिए, आपत्ति दीजिए। तब आप आपत्ति दीजिएगा, तब समझिए कि आप इंटरवेनर बन गए, तब आप पार्टी बन जाइएगा, तो मुदाले हो जाइएगा और मुकदमा टाइटल सूट के रूप में तजवीज़ होगा। यही तरीका है। उसके बाद फिर लिखते हैं दूसरा प्रश्न, सर पार्टीशन सूट में एक्सक्लूशन केस का लिमिटेशन कितने ईयर्स का रहता है? एक पार्टीशन सूट में प्रीलिमिनरी डिग्री 1989 में मिला है, आज तक एक्सक्लूशन केस फाइल नहीं हुआ है, क्या अब कुछ हो सकता है? देखिए, ये सब प्रश्न जो आपने पूछा है रविशेष कुमार, अगर आप ये लिखे रहते कि हम वकील हैं, कहाँ पर वकालत करते हैं, तो ज़्यादा, ये एक वकील के ही जानकारी के लिए प्रश्न है या जुडिशियल अफसर के लिए जानकारी, आम आदमी के लिए समझने का लिखने का प्रश्न नहीं है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, हम नहीं जान रहे कि आप वकील हैं कि नहीं है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि आप जानकार आदमी हैं, कानूनी जानकार आदमी हैं, चाहे किसी भी वजह से जानकार हो, तब ये सब प्रश्न आप कर रहे हैं। तो फिर भी कानूनी जानकारी जो होना चाहिए वो आपको नहीं है। अगर आप वकील हैं तो अभी आपको बेसिक जानकारी नहीं है। अगर आप वकील नहीं हैं तो ठीक है, जितनी जानकारी है वो ठीक है। अगर आप जुडिशियल अफसर हैं तो भी आपको बेसिक जानकारी नहीं है। तो हम बेसिक जानकारी बताते हैं कि पार्टीशन सूट में 2 डिग्री बनता है, एक प्रीलिमिनरी डिग्री होता है, एक फाइनल डिग्री होता है। प्रीलिमिनरी डिग्री में हिस्सा जितना क्लेम करता है बंटवारा का, मुद्दे मान लीजिए केस किया, कहा कि मेरा 4 हिस्सा है इस जायदाद में, तो कोर्ट कहेगा ठीक है, इनका 4 हिस्सा का बंटवारा का डिग्री दिया जाता है। अब कोर्ट आदेश देगा कि इनको 4 हिस्सा बांट करके अलग कर दिया जाए, तो वो खत्म हो गया, वो प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो गया, वो मुकदमा वहाँ समाप्त हो गया, क्लोज हो गया। अब वो ज़मीन तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए फिर फाइनल डिग्री बनता है। फाइनल डिग्री बनाने का तरीका क्या है? 4 हिस्सा माने 16 हिस्सा में से 4 हिस्सा मुद्दई का डिग्री जो हुआ उसको अलग निकालने के लिए कमिश्नर बहाल होते हैं, सर्वे नोइंग कमिश्नर बहाल होते हैं कोर्ट के द्वारा। वो ज़मीन पर जाते हैं, ज़मीन को देखते हैं, नाप जोख करते हैं, डिग्री से मिलाते हैं, पार्टी से पूछताछ करते हैं और पार्टी से कहते हैं कि आप अपना दाज बना के दीजिए और ज़मीन का वैल्यू लगा के दीजिए, जिसको रायबंदी और दाजबंदी बोलते हैं। ये सब जब जमा हो जाता है तो दोनों पार्टी का सुनवाई करके कमिश्नर साहब नक्शा बनाते हैं और चार्ट बनाते हैं कि ज़मीन मुद्दई के 4 हिस्सा में, मान लीजिए कि 100 बीघा ज़मीन था बंटवारा में और 4 हिस्सा का डिग्री हुआ तो 25 बीघा हुआ, तो 25 बीघा 100 बीघा में से वो जो वैल्यूएशन के हिसाब से और यूटिलिटी के हिसाब से कमिश्नर जो है मुद्दई का 25 बीघा ज़मीन अलग निकाल करके उसके चार्ट में बना देंगे और उसका नक्शा बना देंगे और वो कोर्ट में जमा कर देंगे। जब कोर्ट में जमा करेंगे तो कोर्ट उसको देखेगा और अगर कोई व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं किया तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो फाइनल डिग्री कहलाएगा। फिर फाइनल डिग्री बनाने के लिए उस पर स्टैंप लगता है, जैसे रजिस्ट्री कचहरी में स्टैंप लगता है,
वैसे स्टैंप लगता है, तो उसमें रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट के बाद जितना रुपया का वैल्यू है उसके हिसाब से उसका स्टैंप लगता है। स्टैंप दाखिल करने के बाद तब वो फाइनल डिग्री स्टैंप पर बनता है। जब स्टैंप पर फाइनल डिग्री बन जाएगा और वो 25 बीघा जमीन पर मुद्दई को कब्जा नहीं मुदाले होने दिया या नहीं दिया, तब मुदाले से कब्जा लेने के लिए 25 बीघा को तब इजराय का मुकदमा यानी कि एक्सक्यूशन फाइल होगा। एक्सक्यूशन फाइल होता है फाइनल डिग्री का, फाइनल डिग्री का एक्सक्यूशन फाइल होता है, ना कि प्रीलिमिनरी डिग्री का। आप जो बता रहे हैं प्रीलिमिनरी डिग्री 1989 का, तो इस 1989 की प्रीलिमिनरी डिग्री का कोई इजराय नहीं होगा, कोई एक्सक्यूशन नहीं होगा, और उसके लिए लिमिटेशन नहीं है। प्रीलिमिनरी डिग्री का होता ही नहीं तो उसका लिमिटेशन क्या होगा। हाँ, अगर आपका पूछने का ये मकसद है कि प्रीलिमिनरी डिग्री बन गया 89 में और अभी तक फाइनल डिग्री नहीं बना है और स्टैम्प वगैरह दाखिल नहीं हुआ है, तो अब बन सकता है कि नहीं, तो हाँ बन सकता है। प्रीलिमिनरी डिग्री का बने हुए अगर 100 साल भी हो गया तो 100 साल के बाद भी फाइनल डिग्री बन सकता है, यानी कि 100 साल के बाद भी कमिश्नर जा सकता है और नाप जोख कर सकता है और उस पर जा करके स्टाम्प ड्यूटी दे करके फाइनल डिग्री बनाया जा सकता है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जब फाइनल डिग्री का आदेश हो गया, यानी कि कमिश्नर रिपोर्ट जिस दिन जज साहब मंजूर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन से 12 साल के अंदर इजराय का मुकदमा यानी कि एक्सक्यूशन केस हो सकता है। आर्टिकल 136 लिमिटेशन एक्ट में उसका प्रावधान है। अगर 12 साल के अंदर फाइनल डिग्री जिस दिन बना, वो फाइनल डिग्री तो बाद में बनता है, उसमें कई डेट होता है। एक डेट हुआ जिस दिन कमिश्नर रिपोर्ट लिखा, वही फाइनल डिग्री कमिश्नर का रिपोर्टे होता है। लेकिन एक डेट हुआ जिस दिन कमिश्नर ने रिपोर्ट लिखा, और दूसरा डेट होता है जिस दिन कोर्ट ने कमिश्नर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। तो जो एक्सेप्ट करने का डेट होता है वो फाइनल डिग्री का डेट होता है। उसके बाद एक डेट होता है जिस दिन स्टाम्प दाखिल हुआ, उसके बाद अंतिम डेट होता है जिस दिन स्टाम्प पर डिग्री बना। तो डिग्री का डेट 4 में से वही डेट माना जाता है जो डेट को कोर्ट ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसी डेट से 12 साल का पीरियड जोड़ा जाता है। इसलिए बहुत टेक्निकल है, इसमें बहुत से जज लोग भी गलती करते हैं और वकील लोग भी गलती करते हैं। तो आपके प्रश्न का सीधा उत्तर ये है कि प्रीलिमिनरी डिग्री का इजराय नहीं होता है, फाइनल डिग्री का इजराय होता है। फाइनल डिग्री का डेट होता है जिस दिन कमिश्नर का रिपोर्ट मंजूर होता है, उस दिन से 12 साल। अगर 12 साल बीत गया तो वो इजराय नहीं होगा, बार्ड बाई लिमिटेशन हो जाएगा, तो कब्जा दखल नहीं मिलेगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने वकील से मिलिए और उनको ये बात बताइए, और नहीं तो वकील साहब को भी मेरा वीडियो सुना दीजिए, और नहीं तो कहिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें वकील साहब और उसको देखते रहें। इस पर और भी मेरा पहले का लेक्चर है प्रोवेट के ऊपर, बहुत सारा लेक्चर है प्रोवेट पर, वो पुराना लेक्चर भी आप सुन सकते हैं और भी आपको जानकारी हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न है सुरेंद्र जी यादव त्रिवेणीगंज, सुरेंद्र जी एडवोकेट, सॉरी यादव नहीं, सुरेंद्र जी एडवोकेट त्रिवेणीगंज, ये बराबर प्रश्न करते रहते हैं, एडवोकेट है और लिखते हैं भी, सर प्रणाम, हम सुरेंद्र जी यादव त्रिवेणीगंज रेलवे के लिए घटित, अच्छा, प्राधिकार का समकक्ष केस में इशू भी बनेगा, जो केस द राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत हुआ है। तो देखिए, ये रेलवे का जो ट्रिब्यूनल बना है, कोई प्राधिकार बना है, या फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल बना है, तो लैंड एक्विजिशन के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसको शॉर्ट में लारा बोलते हैं। लारा को सिविल कोर्ट का सभी पावर है। यहाँ जो केस आता है किसी भी विभाग का हो, एनएच विभाग का हो या रेलवे विभाग का हो, जिसमें हो, रेलवे का ट्रिब्यूनल एक अलग है, रेलवे का क्लेम ट्रिब्यूनल अलग है। वो रेलवे का क्लेम ट्रिब्यूनल है जो एक्सीडेंट क्लेम केस से संबंधित है, उससे वहाँ क्लेम होता है। और
ये जो ज़मीन से संबंधित रिक्वायर होता है वो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में नहीं होता, वो आता है यहाँ पर। और नहीं तो उसका एक बना है, हर कमिश्नर को बनाया गया है कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वो कमिश्नर के यहाँ होता है। हर जिला के कमिश्नर को रेलवे का वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर बनाया गया है, वो उसको देखते हैं, उनके यहाँ जाता है। तो वो जो भी प्रक्रिया है सिविल सूट के तरह, जैसे सिविल केस में प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया के तहत कोई भी इशू डिसाइड हुआ, एक पक्ष का कुछ कहना है और उसके विपरीत दूसरे पक्ष का कहना है, तो जहाँ पर कंट्राडिक्शन है जिस पॉइंट पर, वही ट्राइब्यूनल इशू होता है, तो उसका इशू बनता है। चाहे किसी भी कोर्ट में हो जहाँ पर सिविल प्रोसीजर लागू होता है, वो ट्राइब्यूनल हो या कोर्ट हो या कोई अथॉरिटी हो, वो किसी भी अथॉरिटी के सामने इशू बनेगा और इशू के हिसाब से वो डिसाइड होगा। अब मान लीजिए कोई आदमी मुआवजा मांग रहा है कि हमको 10,000 रुपये एकड़ चाहिए और सरकार ने उसको 5,000 रुपये एकड़ दिया है, तो वो इशू बनेगा वेदर दी कंपनसेशन अवार्डेड बाय द लैंड डिपार्टमेंट इज वैलिड प्रॉपर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, ऐसा इशू बनेगा। और इट शुड बी वेदर 5,000 पर एकड़ इज प्रॉपर और इट शुड बी 10,000 पर एकड़। तो अपने हिसाब से जैसा भी होगा इशू बनेगा और इशू बना करके ही उसको डिसाइड किया जाएगा। अब आगे फिर लिखते हैं सुरेंद्र जी, क्योंकि आवेदक का दावा खतियानी रैयत का वारिसान के आधार पर है और सेकेंड पार्टी का दावा रिटर्न और जमाबंदी तहत लॉन्ग पोजीशन के आधार पर। तब तो ये डिस्प्यूट हो गया दो क्लेमेंट के बीच में, तो ये दो क्लेमेंट के बीच में होगा, ये भी लारा कोर्ट में ही डिसाइड होगा, वो रेफरेंस केस कहलाता है। तो रेफरेंस के वहाँ से ये जैसे ही डिस्प्यूट होगा लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के सामने, ये दोनों पार्टी का आवेदन जाएगा, क्लेम जाएगा, तो उसको रेफरेंस केस करते हैं। पुराना एक्ट में सेक्शन 18 था जो वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, और सेक्शन 30 था जो था कि कौन टाइटिल है, किसका टाइटिल है, हु इज इंटाइटेड टू रिसीव द अमाउंट, कौन कम्पिटेंट है जिसको मुआवजा मिलेगा, ये डिसाइड करने के। तो पहले अलग अलग 18 में और 30 में जैसा केस रहा, अगर सिर्फ मुआवजा कम बेस का दावा का रहा तो 18 में रेफरेंस होता, अगर उसी में साथ साथ रहा कौन कम्पिटेंट है लेने के लिए, तो सेक्शन 30 मिला करके 18 और 30 का ज्वाइंट रेफरेंस होता। अगर किसी केस में मुआवजा का कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ दावी है कि हमारा है, वो कहता है, पक्षी कहता है हमारा है और हमको मुआवजा मिलना चाहिए, अगर दो व्यक्ति के बीच में तकरार है और काउंटर क्लेम और क्लेम है, तो उसका रेफरेंस सिर्फ सेक्शन 30 में होता है। अभी नया एक्ट जो आया है 2013 में, इसका सेक्शन बदल गया है, लेकिन प्रोविजन वही है, सेक्शन 64 वगैरह कुछ है, वो आप किताब में देख लीजिएगा रेफरेंस का, तो उसमें रेफरेंस होगा और रेफरेंस के हिसाब से जब आएगा तो रेफरेंस का डिसीजन सीपीसी के हिसाब से ही होगा। इसीलिए आपको हमने व्हाट्सएप पर भी शॉर्ट में ही जवाब दे दिया था, सीपीसी के अनुसार ही इशू बनेगा। आपने थैंक यू सर भी भेजा था, तो आपके प्रश्न का सुरेंद्र जी कंप्लीट उत्तर हमने दे दिया। आप जैसा आपको आवश्यकता हो उसके हिसाब से काम करें। उसके बाद नेक्स्ट कॉलर है, उन्होंने लिखा हाय गुड मॉर्निंग सर, उनका नाम है नाम जो लिखे हैं अंग्रेजी में SAKT, तो इसे पढ़ने से लगता है सख्त कपूर, हमको लगता है शक्ति कपूर होना चाहिए, लिखने में गलती हो गया, तो खैर हम सख्त कपूर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेकिन हम उसको सही मान रहे हैं शक्ति कपूर। अभी क्या करते हैं, कहाँ से लिखे हैं, इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इनका प्रश्न है क्या, सर आपसे मिलना है, कुछ पेपर दिखाना समझना है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं, नीलहा ठेकेदार खेवट नंबर 1, बकास भूमि लैंडलॉर्ड हरिहर मिश्रा खेवट नंबर 1, मौजा एक ही हो तो किसका राइट होगा। देखिए ऐसा जो है बिना कागज देखे हुए एक्यूरेट राय नहीं दिया जा सकता है, और आप सही लिखें पेपर दिखाना है, दिखाकर समझना है, तो आपको पेपर ले करके हमारे पास आना होगा और समय हमसे फ़ोन पर ले लीजिएगा, जो समय आपको देंगे
जनरली कंसल्टेशन का काम रात में 7 साढ़े 7 के बाद रात में करते हैं ऑफिस में। अपना जो रेजिडेंस पर ऑफिस है यहाँ पर आपको आना होगा। अगर रात में आपको दिक्कत है आने में तो आप जिस दिन छुट्टी रहता है शनिवार रविवार 12 बजे दिन के बाद शाम 6 बजे तक किसी समय आ सकते हैं। लेकिन आने के पहले आप फ़ोन से समय ले लीजिएगा, दिन तारीख समय जो हम बताएंगे उसी पर आइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग को बताते हैं, बहुत लोग चले आते हैं खाली हाथ में। जब आप पेपर लेके आइएगा राय विचार करने के लिए तो उसका मेरा कंसल्टेशन फीस है, वो कंसल्टेशन फीस है 16,000। आपको 16,000 लेके आना पड़ेगा। और 16,000 रुपया लेने के बाद आपको सब राय देंगे, कागज़ पत्र जो भी रहेगा पढ़ेंगे, जो राय चाहिएगा। लेकिन कोई केस करना होगा तो उसके लिए फिर अलग से फीस लगेगा। वो कौन सा केस होगा उस हिसाब से आपको बताएंगे कि किस केस का। अगर लोअर कोर्ट का कोई केस होगा तो लोअर कोर्ट का केस हम नहीं करते। हाई कोर्ट का अगर केस बनेगा तो उसका फीस बताएंगे। अगर लोअर कोर्ट का केस होना होगा और लोअर कोर्ट का केस का ड्राफ्ट बनाने के लिए अगर आप अनुरोध कीजिएगा, अगर मानिए कि वहाँ के वकील साहब ठीक से नहीं बनाए या आपको संतोष नहीं है या आप चाहते हैं कि यही हम पटना में ही बनवा लें और हमसे बनवाना चाहें तो उसका फीस बताएंगे। उसका लोअर कोर्ट का केस का ड्राफ्ट करने का अलग फीस है और हाई कोर्ट का केस का ड्राफ्ट करने का बहस करने का अलग फीस है। वो सब आने के बाद बताएंगे। लेकिन राय लेने का फीस 16,000। आगे लिखते हैं, सर विनती है आपसे जानने का। तो जो बात आप शॉर्ट में लिखे हैं ठेकेदार और खेवट के बारे में उसको तो हम राय बता रहे हैं, राय दे रहे हैं। लेकिन आप किस मकसद से जानना चाहते हैं उस मकसद से तो आपको मकसद पूरा होगा जब कागजात लेके आइएगा। फिर भी जो खेवट नंबर 1 बकास भूमि है लैंडलॉर्ड का हरिहर मिश्रा, खेवट नंबर 1 मौजा एक ही है तो किसका राइट होगा। देखिए या प्रश्न ऐसा करते हैं कि कंफ्यूजन। नीलहा ठेकेदार खेवट नंबर 1, ठीक है। नीलहा आप जानते हैं, नील की जब खेती होती थी चंपारण जिला में उस जमाने में जो जमींदार जिनके अंदर में रहता था नीलहा किसान लोग, वो सब जमींदार नीलहा ठेकेदार कहलाते थे। जमींदारे वो लोग होते थे, उन लोगों का खेवट नंबर रहता था तो वो जमीन सब बकास रहता था। तो बकास उन्हीं का होगा, हरिहर मिश्रा का होगा। और खेवट नंबर 1 है, मौजा एक ही है तो किसका राइट होगा। तो खेवट नंबर उस समय तो जिनका खेवट है हरिहर मिश्रा नीलहा ठेकेदार, यानी कि हरिहर मिश्रा ही नीलहा ठेकेदार थे, कोई दूसरा नीलहा ठेकेदार नहीं था। और खेवट नंबर 1 में अगर दो आदमी रहेगा तो दोनों वगैरह लिखा रहता है। तो चूंकि एक जगह नीलहा ठेकेदार कैसे अगर डॉक्यूमेंट देखते कहाँ पर कैसे लिखा हुआ इससे पता चलता। फिर भी हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि नीलहा ठेकेदार यही थे, हरिहर मिश्रा ही थे। और एक इसीलिए एक ही खेवट नंबर है। तो हरिहर मिश्रा का वो उस समय जमींदार में जो जमींदार का हक था, लेकिन जब जमींदारी उन्मूलन हुआ उसके बाद क्या हुआ इस पर निर्भर करता है। वो किसको बंदोबस्त कर दिए, किसी को बेच दिए, दे दिए, क्या किए ये पता नहीं चलता है। रिटर्न जमाबंदी में क्या आया या उसका किसी परिवार के बंदोबस्त कर दिए या खुद वेस्टिंग के बाद वो ज़मीन उनका रेंट फिक्स होकर के उनका रेती हो गया, ये सब बाद में देखना होगा और कागजात से देखना होगा। तो लेकिन आपका प्रश्न का सीधा जवाब है कि नीलहा ठेकेदार खेवट नंबर 1 वो बकास भूमि लैंडलॉर्ड हरिहर मिश्रा लिखा हुआ है। तो हरिहर मिश्रा ही उसके ज़मींदार थे और वही नीलहा ठेकेदार थे और उन्हीं की भूमि थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ आज के तारीख में कहना मुश्किल है, जब तक कि उसके बाद की कहानी आप नहीं बताइएगा और उससे संबंधित कागजात नहीं दिखाइएगा। उसके बाद का प्रश्न है, एक हमारे बराबर प्रश्न करते हैं, एडवोकेट हैं मिस्टर R.K. चौधरी, कैट न्यू दिल्ली में, ये बराबर प्रश्न करते रहते हैं। इनका प्रश्न है एडवोकेट R.K. चौधरी जी का, सर प्रणाम, काइंडली इंटीमेट दी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और पटना हाई कोर्ट बाई विच ए सिकमीदार पटेदार लूजेज हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ओवर दी ओरसाट ऑन टोटल फॉलिंग ट्री। हालांकि स्पेलिंग गलत लिखे हैं, स्पेलिंग लिख दिए हैं, फॉलिंग होना चाहिए। कहने का मतलब है
कि अगर कोई सिकमेदार है बटेदार है और उसका जमीन जो था और चार पर सब पेड़ जो था सब सूख गया और गिर गया, खत्म हो गया, तो उसका जमीन पर जो राइट था, उसका सिकमी राइट था, बटेदारी राइट था, ऑक्यूपेंसी का, वो जमीन पर राइट खत्म हो गया। इसके संबंध में सरकार का या पटना हाई कोर्ट का कोई आदेश हो तो उसके बारे में जानकारी दी। तो हमने उनको प्रश्न में पूछा था, इस प्रश्न में हमने व्हाट्सएप पर चैट किया, व्हाट इज एंट्री इन खतियान। खतियान का एंट्री देखने से, ये चूंकि प्रश्न जो है वो वेग है और इससे क्लियर नहीं होता है। व्हाट इज एंट्री इन खतियान, खतियान में क्या एंट्री है, ये हमने पूछा। तब उन्होंने लिखा बटक बटाई, बटक लिख दिए, बटाई 22 मैंगो ट्री, 17 शीशम ट्री, बकब्जे रैयानी, बटाई कायमी। रैयानी ये क्या लिखे हैं, हम समझते हैं रैयती होगा, रैयत होना चाहिए, रैयानी लिखे। फिर लिखते हैं नीचे बटाई बकब्जे रैयत। तो इससे ये पता चलता है कि एंट्री से कि पेड़ जो था 22 वो आम था, 17 शीशम था, ये सब रैयत के कब्जा में था। जमीन पर उनका कुछ राइट नहीं था, क्योंकि जोतने के लिए नहीं था, वो सब ओरचार्ड था। तो पेड़ लगाने के लिए जमींदार ने उनको अनुमति दिया होगा या जमींदारे का लगाया हुआ होगा, बाद में वो देख रेख करता होगा, दोनों तरफ होगा, या वो जो बटेदार था उसी ने पेड़ लगाया, उसको पेड़ को सेवा शुश्रूषा किया, पेड़ में फल देने लगा, तो आधा आधी बांट करके फल और लकड़ी में जमींदार लेता होगा, आधा उसका मिलता। और जब पेड़ ही खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं, तो जमीन में उसको राइट क्रिएट नहीं होता है। अगर वो जमीन रहता सिकमी, पहले से जमीन को जोत कोड़ करता और बाद में वो पेड़ लगाता, अगर ऐसा केस है कि सिकमीदार है, ऑक्यूपेंसी सिकमार होता है जो 12 साल से ज़्यादा से जोत रहा है, तो ऑक्यूपेंसी सिकमीदार हो गया। तो अगर ऑक्यूपेंसी सिकमीदार 12 साल से जोत रहा है और जोतने के क्रम में उस पर पेड़ लगा दिया, अब पेड़ लगा करके फसल नहीं हुआ करके पेड़ का जो फसल हुआ, फल हुआ, उसी को जमींदार को बांट के देता था, तो उसका ओरिजिनल राइट तो लैंड में था टू कल्टीवेट, वो राइट कंटिन्यू कर गया, और चार्ट बन जाने से वो राइट उसका ख़त्म नहीं हुआ। तो वो फसल काटता था, उसके बदले में वो फल लेता है और लकड़ी लेता है, और ज़मींदार को फल और लकड़ी देता है, आधा आधी जो भी हो। अगर पेड़ सूख गया तो फिर उसका राइट, जो ओरिजिनल राइट तो जोतने का था, ही बरकरार रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लैंड क्या था और सिकमी राइट कब और कैसे शुरू हुआ, ये देखना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो और कोई उसकी परिस्थिति होगी, वो समझना होगा, या उस तरह का केस मेकआउट करना होगा। तो समझ गए। चौधरी जी आओ आगे फिर लिखते हैं। सर प्रणाम, काइंडली इंटीमेट दी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट बाय विच ए सिकमीदार बटेदार loses his right of occupancy over the orchard or total felling of trees. It is mentioned in the Khatiyan that the land Bagh Bakabje Rayyat under the Asami Lagan Batai Kaimi my own land। ठीक है, आपका अपना ज़मीन है, तो हमने एक्सप्लेनेशन मांगा था, तो उन्होंने आपने पूरा डिटेल दिया, तो आपका जवाब तो हो ही गया। तो ज़मीन पर ऑक्यूपेंसी राइट नहीं था, आपका ज़मीन है तो आपका ज़मीन रहेगा। पेड़ ख़त्म हो गया तो पेड़ में जो लकड़ी बंटवारा हो गया होगा वो भी लिया होगा, आप भी लिए होंगे, फल जो टूटता होगा फल आप भी लिए होंगे, वो भी लिए होंगे, वो सब तो समाप्त हो गया। तो ज़मीन जो है आपका हो गया। आपके प्रश्न का चौधरी जी उत्तर हो गया। और हमने आपको व्हाट्सएप पर लिखा था कि ये बेसिक प्रिंसिपल है बीटी एक्ट का, जो सिकमी राइट का, बटेदारी राइट का, हमने जो लिखा है वो भी आपको पढ़ देते हैं। इफ बटाई वाज फॉर ट्री ओनली
The Batadar said have no right in land. It is basic law as per BT Act. There is case law directly on this point is not available with me. Wait for some time. Shall try to hunt out. तब आपने जवाब दिया आई एम अप्लाई सर, अगर बहुत ज़रूरी है आपको केस लॉ तो आप फिर हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, तो केस लॉ खोज के देंगे। आप खुद वकील हैं तो आप खुद भी खोज सकते हैं BT एक्ट में जा करके, जहाँ 6वीं वाला सेक्शन 48 वाला जो है चैप्टर, उसमें जा करके डिसीजन से मिलेगा, आपको केस लॉ मिल जाएगा, आप खोज सकते हैं। उसके बाद एक जो है प्रश्न करता है जो कुछ न नाम लिखे हैं न पता लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आ गया था, इसलिए दे रहे हैं। जिनका प्रश्न है अगर वो सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, और चूँकि कंटेंट्स हम पूरा पढ़ रहे हैं जो व्हाट्सएप पर उन्होंने लिखा है तो उनको समझ में आ जाना चाहिए। ये गुमनाम व्यक्ति के नाम में जो है उनको हम समर्पित कर रहे हैं अपना आंसर। लिखते हैं हेलो सर, उसके बाद फिर लिखते हैं सेवा में श्रीमान, फिर लिखते हैं डियर सर, फिर लिखते हैं सूचना। यह कि मेरी ज़मीन, बड़ा स्टाइल में लिखे हैं कि मेरी ज़मीन 1962 के ज़मीन सर्वे में भूमि सर्वेक्षण गलत व्यक्ति के नाम पर किया गया, जबकि यह ज़मीन मेरा खानदानी ज़मीन था। ठीक है, 62 के सर्वे में चालाक व्यक्ति ने घर का पूरा फ्रंट अपने नाम से सर्वे करा लिया। ठीक है, आपसे नरम निवेदन है कि कृपया पुराने नक्शे को जांच कर जमीन को ट्रेस करने का कृपा प्रदान करें। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप मेरी मदद करेंगे। देखिए, ये तो आपका ये जो प्रश्न है नहीं, और ये आपने हमको दिया है, नक्शा को नाप करके कैसे हम करेंगे? आप नक्शा लेके ओरिजिनल मेरे पास आइएगा तब। आई मेरा काम नहीं है नक्शा नापने का। अगर आपको नक्शा नापना है, नपवाना है, तो जहाँ से आप प्रश्न कर रहे हैं वहाँ पर अगर स्थानीय कोई अमीन हो, समझदार अमीन हो, तो अमीन से मिलिए, 1500 रुपया में नक्शा नाप देगा, बता दें। अगर वहाँ पर आपका अमीन नहीं बढ़िया मिलता है तो अगल बगल के कोर्ट में जो सर्वे जानकार अधिवक्ता होते हैं, वो सर्वे के जानकार हैं, वो आपको नाप देंगे, वो 2-4 हज़ार रुपया में आपका काम करें। अब मेरे पास आइएगा नपवाने के लिए, समझने के लिए, तो ये काम तो मेरा है नहीं, लेकिन आपको पुराना ओरिजिनल नक्शा सर्वे वाला लाना होगा, तो आपको इसमें बहुत फीस लग जाएगा, मेरा फीस, क्योंकि मेरा काम नहीं है। हालांकि हम जानते हैं अभी करेंगे तो आपको सारा चीज़ डिमार्केट करके बता देंगे, तो उतना फीस आप दे ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आना बेकार है। और व्हाट्सएप पर नक्शा का नाप करके हम आपको नहीं दे सकते हैं, अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइंदे इस तरह का प्रश्न के जगह पर इस तरह का रिक्वेस्ट मत कीजिए। नक्शा नापने का मेरा काम नहीं, हम सब तरह के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, हम जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं, अगर कोई व्यक्ति हमसे नक्शा नापने के लिए आएगा, अगर आप भी आएंगे तो हम 1,55,000 फीस लेंगे, आप दे सकते हैं। अगर आपको शौक है हमसे नपवा के संतुष्टि होगी तो 1,55,000 रुपया ले करके ओरिजिनल नक्शा को ले करके और पुराना सर्वे का कागज़ लेके आइए। तो पुराना सर्वे नक्शा और नया सर्वे नक्शा दोनों ले करके आइए, तब सारा हम समाधान आपका कर देंगे, लेकिन इसका टोटल फीस 1,55,000 लगेगा। अब आगे प्रश्न है अविनाश कुमार, ये रहने वाले हैं बम्बई करपी के। इन्होंने पूरा डिटेल लिखा है, सन ऑफ जयराम प्रसाद। ये बराबर प्रश्न करते रहते हैं, बहुत सजग श्रोता हैं और प्रश्नकर्ता भी हैं। कई तरह का प्रश्न पहले भी किए हैं। आज का इनका प्रश्न है, सर नमस्ते सर, यह दफ़ा 84 क्या है सर, और इसका नकल किस विभाग से निकलेगा? सर प्लीज़ मुझे मार्गदर्शित कीजिए। आप जो नकल भेजे हैं वही तो नकल है, तो और नकल क्या निकालना? उसमें केस नंबर दिया हुआ है, तो जहाँ से नकल लिए हैं वो केस नंबर के आधार पर उसका ऑर्डर का भी नकल ले सकते हैं। ये दफ़ा 84 जो है, ज़मींदार के बीच में बंटवारा होता है ज़मीन का। अगर कोई रैयत से ज़मीन चला गया ज़मींदार को, और वो ज़मींदार आपस में बंटवारा करते हैं, कई ज़मींदार हैं, तो उसमें बंटवारा करते हैं। तो इसमें जो केस चला था बंटवारा का, एक पार्टी थे उसमें दामोदर प्रसाद, एक पार्टी थे बैजनाथ प्रसाद सिंह, तो उन लोग के बीच में बंटवारा हुआ और उसका जो चार्ट बना उसमें लिखा हुआ है कि इनको बना। तो इसका अगर और डिटेल चाहिए तो नकल वहाँ से मिलेगा जहाँ ये केस होता था,
वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिलेगा, कलेक्ट्री में मिलेगा। आगे फिर लिखते हैं, थैंक्स सर, आई हर्ड माई नेम इन योर वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी, वन वीडियो इज रिमेनिंग दैट यू अपलोडेड यस्टरडे विल फिनिश टुडे। आज लैंड रेवेन्यू में जो भी कॉन्फिडेंस है मेरा वो आपकी वजह से है, थैंक यू। अगर कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन समझ बूझ करके सवाल पूछिए और जो जरूरी हो वही सवाल पूछिए जिससे कि आपको कोई लाभ हो। अनाप शनाप सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं। अब एक है, नेक्स्ट कॉलर है आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह कहाँ से, इन्होंने नहीं लिखा है। कहते हैं, प्रणाम सर, आपसे बात करना था, कृपया टाइम बता दीजिए, उसी समय संपर्क करेंगे। तो व्हाट्सएप पर हमने जवाब दिया है आफ्टर 8 PM। फिर आपने दिया थैंक यू सर, लेकिन आपने हमको संपर्क नहीं किया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ोन पर समय मांगते हैं और उसके बाद समय देने पर भी नहीं आते हैं, या एक बार बात कर लिए फिर दोबारा बात नहीं करते हैं। तो अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो, बात करना हो, शॉर्ट में कुछ बात हो, तो 1-2 मिनट का कोई बात हम कर सकते हैं, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा। और शॉर्ट में कोई बात करना हो और ज़रूरी हो तो हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मिलना चाहते हैं, ऐसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मिलना चाहते हैं तो आ करके मिलना होगा, कागजात के साथ मिलना होगा, तब बात करेंगे। और अगर आप बिना कंसल्टेशन चार्ज के कोई शॉर्ट मैटर में आ करके भी बात करना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं, और नहीं तो फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय के हिसाब से आप आइएगा तब बात हो जाएगी। और ऐसे ही कोई अनाप शनाप जो काल्पनिक प्रश्न लेकर के बहुत तरह का लोग पूछते रहते हैं, ये नक्शा कहाँ से मिलेगा, तो ये नक्शा नाप दीजिए, तो ये कागज़ क्या है, इस तरह का वो प्रश्न जो है उससे आपका समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा। अब उसी तरह से एक है झारखंड से, इन्होंने कोई नाम और जगह तो नहीं लिखा है, सिर्फ उसमें देखे हैं उनका स्टेटस में कि झारखंड से आया, नाम वगैरह नहीं। ये लिखते हैं, अब झारखंड वाले समझ जाएंगे, तरीका तो बड़ा स्टाइल है। हाय सर, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी, आकर मिले। तो हमने लिखा आकर मिले, जानकारी कैसे मिले। तब वो जवाब देते हैं, सर मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पतरातू से, पलामू से, कोडरमा से, बहुत जगह से लोग आए हैं। सर मैं झारखंड से हूँ, सर प्लीज बताएं इसके बारे में। किसके बारे में बताएं, बोलिए। इसी तरह से लिखते हैं, मैं खेवट है जिसमें जमींदार का शेयर रहता है। माई, अब क्या है, खेवट है जिसमें जमींदार का शेयर रहता है। सर तो खतियान बकास बना है तो हमरा होगा ना। अब ये सब प्रश्न दिए गए, खतियान बकास बना है तो आपका कैसे होगा। बकास था तो जमींदार का, अगर आपके पूर्वज जमींदार थे तो बकास जमीन कब्जे में उनको रह गया। इस पर बकास पर तो बहुत सा मेरा लेक्चर है, तो आप वो सब लेक्चर सुनिए, खोज के देखिए बकास जमीन कैसे रहती होता है, बता चुके हैं। तो आप खेवट है जिसमें जमींदार का शेयर रहता है, तो सही बात है, खेवट में जमींदार का शेयर रहता है, जमींदारे के नाम से खेवट रहता ही है। तो ये प्रश्न तो आपका हुआ नहीं, ये हमको क्या बता रहे हैं। फिर आप कहते हैं सर तो खतियान बकास बना है तो हमारा होगा। आप हम कैसे कह सकते हैं बकास किनके नाम से बना, आपका कैसे होगा। ये सब प्रश्न भेजेगा, आप समझ बूझ के प्रश्न पूछिए ऐसा। और टाइटल शूट कर सकते हैं, फिर तो कौन चीज़ का टाइटल शूट कीजिएगा। ये प्रश्न कैसे किया जाता है ये भी आपको जानकारी नहीं है, आपके पास कौन कागज़ है इसकी भी जानकारी नहीं है। तो इससे अच्छा हो प्रश्न करने के पहले आप स्थानीय अधिवक्ता से मिल लीजिए और उनसे प्रश्न बनवाइए और उनसे राय लीजिए। अगर वो नहीं राय दे सकते हैं सही, तो कम से कम वो प्रश्न सही से कर सकते हैं, उनसे हमारी बात करा दीजिए, तो आपका बहुत सा शंका समाधान हम फ़ोन पर कर देंगे, आपको मुफ्त में राय भी मिल जाएगी। लेकिन इस तरह से प्रश्न कीजिएगा और भेग सब लिखिएगा जिसका कोई मूड़ी पुच्छी पता नहीं चलता है, तो हम क्या जवाब देंगे। खेवट है, खेवट जमींदार का रहता है, ये सब लोग जानता है। खतियान में बकास है तो जिसका बकास है माने जमींदार का है, तो जमींदार से आपका कैसे होगा, आपका क्या कनेक्शन है, कुछ रहेगा तब ने आपका होगा।
अब जमींदार के परिवार के हैं, आपके परिवार के नाम में बंदोबस्ती हो गया, या जमींदार आपके दादा परदादा थे, पिता थे, उनके नाम में रेंट रोल बन गया, सरकार रसीद काट दिया, फिर मर गए तो आपको आया। इस तरह से कुछ न कुछ होगा, फैक्ट होगा, कुछ न कुछ कहानी होगा जो सच्चाई होगी, या कहानी बनाना होगा, तब बताएंगे कि आपका कैसे हुआ कि नहीं होगा। उसके बाद का प्रश्न है सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार कहाँ से लिखते हैं, इन्होंने ये नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने शुरू में लिखा है, नमस्कार सर, मैं सत्येंद्र कुमार, आपका नंबर यूट्यूब के माध्यम से मिला, जमीन से जुड़ी जानकारी समझना है। ये भी ऐसा ही भेद है। फोन पर बात कर समय ले लें, हमने जवाब दे दिया। निर्धारित तिथि और समय पर मेरे ऑफिस में आकर मिले, जानकारी देने या राय विचार का फीस 16,000 रुपया लगेगा। तो आपको भी सत्येंद्र कुमार जवाब दे दिया गया है व्हाट्सएप से, लेकिन उसके बाद अगर आप सीरियसली रहते, आपको सचमुच में राय विचार करना है, तो आप दोबारा कॉल भी करते। आपने कॉल नहीं किया है, फिर भी आपके प्रश्न का हमने उत्तर दे दिया इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आज का सभी 16 प्रश्नों का उत्तर समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। अगले सब कुछ प्रश्न अभी बचा हुआ है, जो यूट्यूब पर बहुत सारे प्रश्न हैं, वो छूटा हुआ है। अगले वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पर वाले प्रश्न का हम कोशिश करेंगे सभी का उत्तर देने के लिए। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद।